बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अपना यूनिट नंबर 11 फर्स्ट ईयर एट हारो बाय विंस्टन एस चर्चिल। पार्ट 1 उसका रीड आउट किया था। आज उसका पार्ट 2 और प्लस एक्सरसाइज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके साथ आज नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे अपने इडियोमेटिक फ्रेजेस को फ्रॉम 181 टू 190। यानी 2 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस और रीडिंग एंड एक्सरसाइज। So let's move on to the second part of first year at Harrow. In consequence of his decision, उसके फैसले के नतीजे में I was in due course placed in the third or the lowest division of the fourth or bottom. यानी प्रिंसिपल साहब ने जो गेस किया उनके फैसले के नतीजे में मुझे चौथी डिवीज़न वाले सेक्शन के अंदर दाखिला मिल गया। The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. स्कूल के तमाम तलबा के नाम जो थे वो हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखे हुए थे। एंड एज माई करेक्ट नेम, और मेरा नाम सही नाम चूँकि स्पेंसन चर्चिल बिगेन विद एस से शुरू होता था। सो आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्राम द अल्फ़ाबेट। इस वजह से हरूफ तहज्जी का मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। देन फ्राम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर, यानी इतना वसी हल्का था अल्फाज का, यानी A to Z 26 लेटर्स हैं, तो कहता कि मुझे हरूफ तहज्जी का जो ना वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्राम बॉटम ऑफ द होल स्कूल। अल्फ़ाबेटिकली जब नाम लिखे गए, अरेंज किए गए लिस्ट पे, तो नीचे से 2 स्टूडेंट्स के नाम छोड़ के नीचे से तीसरा नाम यानी थर्ड लास्ट नेम कहता है मेरा था। एंड दीज 2 आई रिग्रेट टू से, और मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है, कहता है कि डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज, कि जब लिस्ट आवेज़ा कर दी गई, एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, तो ये 2 स्टूडेंट जो थे लिस्ट में मेरे से नीचे, वो भी किसी वजह से वहाँ से छोड़ गए। तो इसका मतलब है कि इसका नाम जो था वो लिस्ट में बिल्कुल आखिरी था। आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली ओवर अ ईयर। 1 साल तक मैं इस सूरत हाल का शिकार रहा। हाउएवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, लेकिन चूँकि मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया लोएस्ट सेक्शन के अंदर यानी 4th डिवीज़न के अंदर, आई गेंड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़। मुझे चालाक होशियार जो लड़के थे उनके ऊपर उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। द ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक। तमाम लोग जो थे वो लातीनी और यूनानी सीख रहे थे, एंड स्प्लेंडिंग थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश सिखाई गई। वी वर कंसिडर्ड सच अ डंसेस, हमें बेवकूफ़ समझा जाता था, अहमक समझा जाता था, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश सीख सकते हैं। मिस्टर समरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, मिस्टर समरवेल जो बड़ा खुशबाश इंसान था, टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, जिनका मैं बेहद ममनून हूँ, वॉज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द सुपीरियर्स बॉयज़ द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग। उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि जितने अहम 3 स्टूडेंट्स हैं उनको इसने पढ़ाना है, यानी मिस्टर समरवेल ने टीच करना है, नेमली टू राइट मेरी इंग्लिश। और इन लोगों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी थी जो सिर्फ अपना नाम तक लिखना जानते थे। ही न्यूज़ हाउ टू डू इट। और मिस्टर जो थे हमारे टीचर थे मिस्टर समरवेल, वो बड़े अच्छे थे, बड़े प्रूडेंस से, और कह रहे ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे कि पढ़ाना किस तरह से कि स्टूडेंट को। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट। उन्होंने हमें इंग्लिश ऐसे सिखाई, ऐसे पढ़ाई कि इस जैसा कोई और बंदा ना पढ़ा सकता है ना सिखा सकता है। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरली, ना सिर्फ हमने तज्ज़िया और तशरीह सीखी इंग्लिश की, बट वी आल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूली, लेकिन हमने मुसलसल इसकी मश्क भी की। इंग्लिश एनालिसिस, इंग्लिश का तज्ज़िया करना। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, उसका अपना तरीक़ेकार था समझाने का, इंग्लिश सेंटेंसेस के एनालिसिस का। ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबा फ़िक्र लिखते बोर्ड पे, एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय मीन ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक। और फिर मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करते, स्याह रंग का, सुरख रंग का, नीले रंग का और सब्ज़ रंग का। और इस रंग की वजह से वो क्या करते, अज्जा जो होते फ़िक्रे के, यानी जितने लफ्ज़ होते हैं उनको अलग-अलग रंग से लिखते। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉजेज़, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेज़, ये सारी क्लॉजेज़, फ्रेजेज़ और जो वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थे, उन सबको कहता है अलग-अलग मार्कर के साथ, अलग-अलग स्याही के साथ क्या करते, हाईलाइट करते। ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट। हर लाइन, हर लफ्ज़, हर फ्रेज़ अपने अलग रंग पर मुश्तमिल होती है और उसके गिर्द ब्रैकेट भी होती। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक तरह की मश्क थी। वी डिड इट, हमने ये किया ऑलमोस्ट डेली, और हम तकरीबन रोज़ाना ये मश्क करते थे। एज ए रिमेंड इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स, मैं तीसरे सेक्शन के अंदर बाकियों से ज़्यादा देर रहा। आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, इसी वजह से मैंने दूसरे लोगों से 3 गुना सीखा भी ज़्यादा। आई लर्न इट थॉरली, मैंने बाकायदगी से सीखा।
Thus I got onto my bones the essential structure of the ordinary British sentence. आम जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसकी तमाम तरह की स्ट्रक्चर जो थी वो मेरी हड्डियों में रच बस गई थी, विच इज़ अ नोबल थिंग, और ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी. एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज, और कई सालों के बाद मेरे क्लास दोस्त जो मेरे स्कूल दोस्त थे, हु हैड वन प्राइजेस, जो इनामात जीते हुए थे, एंड डिस्टिंक्शंस और इम्तियाज़ जीते हुए थे, फॉर विनिंग सच अ ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, यानी नसर के अंदर और शायरी के अंदर जिन्होंने बड़े इनामात जीते हुए थे, हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश, उन्हें दोबारा से इंग्लिश सीखना पड़ी, टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे, ताकि वो भी तरक्की कर सके और अपनी रोज़ी कमा सकें. आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ. नेचुरली आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, अब मैं फितरी तौर पर इंग्लिश सीखने के हक़ में हूँ लड़कों के, कि वो लड़के इंग्लिश सीखें. आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि सब इंग्लिश सीखें. एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज एन ऑनर, मैं ये चाहता हूँ कि जो लाइक बच्चियाँ अगर वो लातीनी सीखना चाहते हैं, दे शुड लर्न बट एज एन ऑनर, इज़्ज़त के तौर पर, एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, और मज़े के लिए सिर्फ यूनानी भी सीख सकते हैं. बट द ओनली थिंग आई वुड विप देम फॉर हार्ड इज़ फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश, एक चीज़ सिर्फ जिसके लिए मैं उनको पनिश भी करना चाहूँगा अगर वो नहीं सीखेंगे, वो है इंग्लिश. आई वुड विप देम हार्ड फॉर दैट, और मेरा दिल करता है कि उनको मैं सख्त सज़ा दूँ जो इंग्लिश नहीं सीखते. इसके साथ ही हमारा जो रीडिंग है वो कंप्लीट होती है टेक्स्ट की यूनिट नंबर 11 की, और मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में से, द राइटर सेज दैट एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज दैट कंप्लेंट जस्ट, कि हमेशा एग्जामिनर मुमतहिन जो है हमेशा स्टूडेंट से, तलबा से ऐसे सवाल पूछता है जो तलबा नहीं जानते होते हैं, और ऐसे नहीं पूछे जाते जिनके वो जवाब दे सकते होते हैं. क्या ये बात ठीक है? मोस्टली इस अभी भी स्टिल जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें भी जो एग्जामिनर्स हैं वो आलमोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं. स्टूडेंट को आते तो होते हैं आंसर, लेकिन कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या करना है. जबकि चर्चिल के अकॉर्डिंग एग्जामिनर्स को चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हों और ईजी क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हो जो स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करने के लिए अहलियत रखते हों. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर, आपका इम्तहान मुमतहिन आपसे कैसे सवाल पूछता है. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी अभी डिस्कस किया कि आजकल इस दौर के अंदर जो चल रहा है करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है, आजकल स्टूडेंट से क्वेश्चन जो है वो ज़रा कन्फ्यूजिंग पूछे जाते हैं, ताकि वो उसको अच्छी तरह से स्टेटमेंट को समझे, उसके बाद वो आंसर कर सके. जो लाइक बच्चों के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जो नालायक एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन, क्यों इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका. चाहता था चर्चिल कि मेरा इम्तहान लिया जाए क्या नाम है, पोइट्री के अंदर, राइटिंग एसेस के अंदर और हिस्ट्री के अंदर, यानी इन 3 मज़ामीन के अंदर मेरा इम्तहान लिया जाए, लेकिन उसका इम्तहान लिया गया लैटिन और मैथमेटिक्स के अंदर, और अल्टीमेटली वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका. हाउ डिड ही डू इज़ लैटिन पेपर, उसने लातीनी का पेपर कैसे हल किया. पेपर के साथ यानी कि क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर शीट उसको मिली, और आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले उसने अपना नाम लिखा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1, फिर 1 के गिर्द ब्रैकेट्स लगाई, और उसके बाद कहते हैं कि पेज के ऊपर चंद एक स्याही के धब्बे जो हैं वो लग गए, और उसके बाद बाकी सारा टाइम उसी स्याही के धब्बों को देखते और सोच विचार में गुजर गया. एंड क्वेश्चन नंबर 5, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हारो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट गेन और लॉस, उसको वहाँ पर इंग्लिश सिखाई गई, लातीनी यूनानी नहीं सिखाई गई. क्या ये उसके लिए बाद वाले दौर में फ़ायदेमंद साबित हुई? बिल्कुल. जो ही इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हुई तो तमाम जो लायक स्टूडेंट थे उनको दोबारा से लातीनी और यूनानी सीखनी पड़ी अपनी रोज़ी कमाने के लिए और बेहतर ज़िंदगी के लिए. जबकि चर्चिल जो है वो कहता था कि आई फील नो एनी डिसएडवांटेज, मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. एंड वट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हारो डू हिम, 3 साल वहाँ पर ज़्यादा क्याम किया, उसने क्या फ़ायदा हुआ उसको हारो में. तो 3 साल के दौरान उसने फुल टाइम जो है ना वो एक्सरसाइज की हुई थी, पार्सिंग की, एनालिसिस की, इंग्लिश एनालिसिस की, तो इंग्लिश स्किल्स जो थी वो उसकी फिंगर टिप पे थी और वो बड़े अच्छे से इंग्लिश के अंदर लिख भी सकता था और इसकी फ्लुएंसी थी पढ़ने के अंदर भी. तो बाद वाले सालों के अंदर इस बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ चर्चिल को. एंड इन आफ्टर ईयर हाउ डिड द इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टैट, बाद वाले सालों में इंग्लिश का फ़ायदा क्या हुआ उसको. जब इंग्लिश जो थी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी तो उस वक्त डिमांड जो थी चारों तरफ उन लोगों की थी जो इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना जानते थे, और उस वक्त फिर जो लाइक स्टूडेंट थे वो पीछे रह गए इस फील्ड के अंदर, और जितने तमाम स्टूडेंट थे जिन्होंने इंग्लिश सीखी हुई थी वो सारे के सारे वो जॉब्स इजीली अवेलेबल थी और उनको अच्छे ओहदे भी पेश किए गए. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यूज इन दिस रिगार्ड टू स्टडी द लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन द अर्निंग अ लिविंग. लास्ट 3 लाइन जो हमने डिस्कस की थी वही इसका आंसर भी बन रहा है. कह रहे कि आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि सब इंग्लिश सीखें. एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न इन लैटिन एज एन ऑनर, कि लातीनी अगर सीखनी है तो जस्ट एज एन ऑनर, एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, और मज़ा लेना है तो आप यूनानी भी सीख सकते हैं. बट ओनली थिंग आई वुड विप देम हार्ड फॉर नॉट इज नोइंग इंग्लिश,
एक चीज़ जिस पर राइटर कहता है कि मैं पनिश भी करना चाहूँगा तलबा को, वह है इंग्लिश का ना सीखना। आई वुड वेट देम हार्ड फॉर दैट, और मेरा दिल करता है कि उनको मैं सख्त सजा दूँ जो इंग्लिश नहीं सीखते हैं। तो इट मीन्स कि वो टोटली बाइस था इंग्लिश लर्निंग के अंदर यहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 11 बिमा एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। अच्छे से इसके आपने सिनोनिम्स को देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी नोट्स हैं उनको आपने देखना है, और उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और मूव करते हैं आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 181 टू 190। एंड फर्स्ट वन, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, नुमाया कामयाबी हासिल करना। अकरम केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन बीए एग्जामिनेशन, अकरम जो था उसने बीए में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की। कास्ट इन वन स्ट्रीट, मुंह पर इल्ज़ाम लगाना। ही कास्ट इन असलम स्ट्रीट दैट ही हैड सीन हिम ड्रंक वन डे, उसने असलम के मुंह पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसको एक दिन शराब पीते हुए देखा। कम टू हेड, अरूज पर पहुंच जाना, पक जाना। द मैटर हैव कम टू एन हेड, मामला जो था वो बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुका था। नंबर 4, कम टू ग्रीफ, नुकसान उठाना। इफ़ यू कीप बैड कंपनी यू विल श्योरली कम टू ग्रीफ वन डे, अगर बुरी सोबत इख्तियार करोगे तो यकीनन किसी दिन आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 5, कम टू लाइट, मंजरेआम पर आना। एट लास्ट द ट्रुथ केम टू लाइट, आखिरकार सच मंजरेआम पर आ गया। नंबर 6, कम टू एन एंड, ख़त्म होना। द मीटिंग हैज़ कम टू एन एंड, मीटिंग ख़त्म हो गई। और नंबर 7, कम टू टर्म्स, समझौता कर लेना। बोथ द पार्टीज़ नाउ हैव कम टू टर्म्स, दोनों पार्टीज़ जो हैं उन्होंने समझौता कर लिया है। नंबर 8, कम टू पास, वाक़या होना। ग्रेट थिंग्स हैव कम टू पास सिंस 1988, 1988 से बहुत अजीम वाक़यात जो वो रूनमा हो रहे हैं। नंबर 9 एंड सेकेंड लास्ट, कम होम टू समवन, समझ में आना। इफ़ इट केम होम टू हिम आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उसको ये समझ आ गया दैट ही वॉज नॉट फिट फॉर जॉब, कि वो जॉब के लिए फिट नहीं था। एंड लास्ट वन, कम टू ब्लोज, मार कुटाई पर उतर आना। आफ्टर हीटेड डिस्कशन दे केम टू ब्लोज, सख्त गुफ्तगू के बाद वो लड़ाई पर उतर आए। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है, इडियोमेटिक फ्रेजेस का भी। सो चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर नंबर 12 का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।